नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम की आज शुरुआत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका नेचर में कहा गया है कि भारत में स्वच्छ भारत मिशन से वर्ष 2011 से 2020 के बीच प्रति वर्ष 60 से 70 हजार शिशुओं की जान बचाई जा सकी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 40 प्रमुख प्रचारकों की घोषणा की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आंध्र प्रदेश में बाढ़ से 1,08,000 हेक्टेयर भूमि पर फसल को नुकसान हुआ, 2 लाख किसान प्रभावित। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रधानमंत्री की ब्रुनेई और सिंगापुर यात्रा को भारत की एक्ट ईस्ट नीति में महत्वपूर्ण कदम बताया और कपिल परमार ने देश के लिए जूडो में पहला पैरालंपिक पदक जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले से जारी जल शक्ति अभियान कैच द रेन के अनुरूप है, जिससे दीर्घावधि जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के श्री मोदी के सामूहिक जल प्रबंधन दृष्टिकोण को बल मिलेगा। इस कार्यक्रम का लक्ष्य गुजरात में वर्षा जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण में आम लोगों, स्थानीय निकायों और अन्य हितधारकों को एकजुट करना है। एक रिपोर्ट। जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम के अंतर्गत समूचे गुजरात में लगभग 24,800 वर्षा जल संरक्षण निकायों का निर्माण सामुदायिक भागीदारी से किया जा रहा है। ये निकाय भूमि जल पुनर्भरण संरचनाओं के रूप में काम करेंगे, जिनसे वर्षा जल संचय और दीर्घावधि जल प्रबंधन में मदद मिलेगी। इन संरचनाओं से समुदाय संचालित जल संचय के क्षेत्र में गुजरात की सफलता उजागर होगी और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व को बढ़ावा मिलेगा। जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम ऐतिहासिक पहल है जो अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय है। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण को सदैव राष्ट्रीय मिशन के रूप में महत्वपूर्ण माना है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत देश में वर्ष 2011 से 2020 के दौरान प्रति वर्ष लगभग 60,000 से 70,000 बच्चों को अकाल मृत्यु से बचाया जा सका है। प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका नेचर में ये जानकारी दी गई है। एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और ओहायो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने वर्ष 2011 और 2020 के बीच 35 राज्यों और 640 जिलों की शिशु मृत्यु दर तथा 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर के आंकड़ों का अध्ययन किया था। अध्ययन में कहा गया है कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान की अवधि के बाद और इससे पहले वर्षों की तुलना में शिशु और बाल मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आई। नेचर पत्रिका की इस रिपोर्ट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे स्वच्छ भारत अभियान जैसे प्रयासों के प्रभाव को उजागर करने वाले शोध को देखकर खुश हैं। श्री मोदी ने कहा कि लोगों की शौचालय तक पहुंच शिशु और बाल मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शहरों को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। समाचार कक्ष से जया भारती। जम्मू कश्मीर विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 40 प्रचारकों की घोषणा की है। इनमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। 90 सदस्यों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के लिए 18 सितंबर, दूसरे चरण के लिए 25 सितंबर और तीसरे चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए 6 जिलों के 26 निर्वाचन क्षेत्रों में 310 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। हमारे जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि कल इस चरण के लिए पर्चे दाखिल करने का अंतिम दिन था। मतदान इस महीने की 25 तारीख को होगा। नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी। उम्मीदवार 9 सितंबर तक नाम वापस ले
सकते हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। तीसरे और अंतिम चरण में कुपवाड़ा, बारामूला, बांदीपुरा, उधमपुर, कठुआ, सांबा और जम्मू जिलों की कुल 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कश्मीर संभाग में 16 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है। नामांकन पत्रों की जांच 13 सितंबर को होगी। 17 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 1 अक्टूबर को होगा। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने और राजनीतिक रैलियों को संबोधित करने के लिए आज से जम्मू के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा आज से बिहार का 2 दिवसीय दौरा करेंगे। वे आगामी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए पटना में भारतीय जनता पार्टी नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। श्री नड्डा बाद में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में एक नई सुविधा का उद्घाटन करेंगे। उनके 2 दिवसीय दौरे में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और पार्टी की रणनीति पर केंद्रित कई प्रमुख कार्यक्रम शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शुरुआती अनुमान के अनुसार आंध्र प्रदेश में बाढ़ से 1,08,000 हेक्टेयर भूमि पर फसल को नुकसान हुआ है। इससे लगभग 2 लाख किसान प्रभावित हुए हैं। श्री चौहान बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 2 दिन के दौरे पर हैं। कृषि मंत्री ने बाढ़ के कारण दोनों राज्यों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में अभूतपूर्व संकट की स्थिति है। प्रदेश की सरकार ने सीएम साहब के नेतृत्व में दिन और रात काम किया और केंद्र ने भरपूर सहयोग किया। एनडीआरएफ की टीमें यहाँ काम कर रही है लगातार। एयरफोर्स के, नौसेना के हेलीकॉप्टर्स जितने मांगे गए, केंद्र सरकार ने उनको भेजने का काम किया। मैंने लोगों से जाके चर्चा की। ड्रोन से फूड पैकेट्स, मिल्क पैकेट्स लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है और लोगों ने बताया कि मिल रहा है उनको। नुकसान का आकलन प्रारंभ कर दिया गया है। घरों में भी जो लॉस हुआ है और आगे भी क्षति के आकलन के बाद इमीडिएट भी और बाद में भी जो रिलीफ दिया जा सकता है निश्चित तौर पर दिया। श्री चौहान आज बाढ़ प्रभावित खम्मम जिले सहित तेलंगाना के कई अन्य क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस बीच आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वर्षा तथा बाढ़ को देखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करें। मंत्रालय ने कहा कि बीमा कंपनियों को विशेष शिविर आयोजित करके दावों का निपटारा करना चाहिए। मंत्रालय ने बीमा दावों के निपटान के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाने का भी निर्देश दिया है। बीमा कंपनियों से कहा गया है कि वे उन नोडल अधिकारियों के नाम और फोन विज्ञापित करें जिनसे पॉलिसी धारक संपर्क कर सकें। तेलंगाना जिले के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में पुलिस मुठभेड़ में प्रतिबंधित गुट सीपीआई माओवादी से संबंधित 6 माओवादी मारे गए हैं। मृतकों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इस मुठभेड़ में तेलंगाना पुलिस के 2 कमांडो भी घायल हो गए हैं। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई और सिंगापुर यात्रा को भारत की एक्ट ईस्ट नीति में महत्वपूर्ण कदम बताया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि श्री मोदी की यात्रा को दोनों दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के साथ कूटनीतिक और आर्थिक संबंध सुदृढ़ बनाने के रूप में देखा जा रहा है। इस यात्रा की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत ब्रुनेई के बीच संबंधों का स्तर बढ़ाकर कार्यनीतिक संबंधों में परिवर्तित करना रही है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की ये पहली यात्रा थी। प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण रही कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक भागीदारी में बदलने का निर्णय किया है।
सरकार ने आमदनी और योग्यता पर आधारित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए चुने हुए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए आवेदन करने की समय सीमा इस महीने की 30 तारीख तक बढ़ा दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ताकि कक्षा 8 के बाद स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ने की समस्या पर रोक लगाई जा सके। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद, यूनानी, योग और होम्योपैथी चिकित्सा के लिए नेशनल एग्जिट परीक्षा 2021-22 बैच और उससे आगे के बैचों के लिए अनिवार्य होगी। कल नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री जाधव ने कहा कि इस मामले को लेकर छात्रों की चिंताओं की समीक्षा के लिए गठित समिति की सिफारिश पर यह निर्णय लिया गया है। और अब पैरा ओलंपिक खेल समाचारों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। पेरिस पैरालंपिक 2024 में कल कपिल परमार ने पुरुषों की J1 जूडो स्पर्धा के 60 किलोग्राम वर्ग में ब्राजील के एलिल्टन डी ओलिवेरा को हराकर कांस्य पदक जीता। ये जूडो में भारत का पहला पदक है। पैरालंपिक खेलों के 9वें दिन आज भारतीय एथलीट एथलेटिक्स और पावर लिफ्टिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए मैदान में उतरेंगे। पावर लिफ्टिंग में कस्तूरी राजमणि महिलाओं के 67 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में चुनौती पेश करेंगी। वहीं एथलेटिक्स में प्रवीण कुमार पुरुषों की ऊंची कूद की विभिन्न स्पर्धाओं में दावेदारी पेश करेंगे। दीपेश कुमार भी पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में उतरेंगे। कपिल परमार के ऐतिहासिक कांस्य पदक से भारत 5 स्वर्ण, 9 रजत और 11 कांस्य सहित कुल 25 पदक जीत चुका है। भारत पदक तालिका में 16वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कपिल परमार को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने पश्चिम और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में अगले 4-5 दिन के दौरान कहीं हल्की और कहीं तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि 11 सितंबर तक छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। 9 सितंबर तक तेलंगाना, तटीय कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा, हिमालयवर्ती पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने तेलंगाना में अगले 5 दिन तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मिशेल बर्नियर को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ये फैसला फ्रांस में हुए मध्यावधि चुनाव के 2 महीने बाद लिया गया है। श्री बार्नियर यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के हटने की प्रक्रिया के प्रमुख वार्ताकार और दक्षिणपंथी रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत, ब्राजील और चीन तीनों देश यूक्रेन संकट पर संभावित शांति वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। पूर्वी आर्थिक मंच EEF के सत्र को संबोधित करते हुए रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत, ब्राजील और चीन यूक्रेन में स्थिति को सुधारने के लिए प्रयासरत हैं। श्री पुतिन ने कहा कि वे यूक्रेन की स्थिति पर भारत, चीन और ब्राजील के साथ लगातार संपर्क में हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद चंद्रिका। प्रधानमंत्री मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान 4 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर की खबर आज हिंदुस्तान और जनसत्ता ने विस्तार से दी है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री के इस बयान को शीर्षक दिया है कि भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शिक्षकों को सम्मानित किए जाने की खबर कुछ अखबारों ने चित्र के साथ दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पैरालंपिक खेलों में भारत का स्वर्णिम सफर जारी।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सूरत में जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका नेचर में कहा गया है कि भारत में स्वच्छ भारत मिशन से वर्ष 2011 से 2020 के बीच प्रति वर्ष 60 से 70 हजार शिशुओं की जान बचाई जा सकी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 40 प्रमुख प्रचारकों की घोषणा की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आंध्र प्रदेश में बाढ़ से 1,08,000 हेक्टेयर भूमि पर फसल को नुकसान पहुंचा, 2 लाख किसान प्रभावित। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।